हेलो, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के अखबार में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साक्षी केसरी बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। मेरे पास ये तमाम अखबार मौजूद हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान। इनकी सुर्खियां क्या कहती हैं, हेडलाइंस क्या कहते हैं, कौन कौन सी ऐसी खबर है जिसको प्रमुखता से छापा गया है इन अखबारों में, बात करेंगे। क्योंकि चाय की चुस्कियों के साथ रोज अखबार पढ़ने की आदत लोगों की होती है, लेकिन चूंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अखबार हैं, खबरें इतनी ज्यादा हैं, उनको हम समेट कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आपको अखबारों के पन्ने न छानने पड़े, आपको यहां पर हर एक खबर के बारे में अपडेट मिल जाए। तो शुरुआत करती हूं मैं। नवभारत टाइम्स की बात कर लो, हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, तमाम न्यूज़पेपर में आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो उत्तराखंड को लेकर के है। जी हाँ, राजनीति से जुड़ी ये खबर है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया है, चूंकि 10 मार्च को रिजल्ट घोषित हुए थे 5 राज्यों के चुनाव के, और उसके बाद से इन पांचों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के लगातार बात चल रही थी, जिसमें से 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की। और वहीं पंजाब की बात कर लें तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, जिसके बाद भगवत मान ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले चुके हैं वो। और अब बारी है उन 4 राज्यों की जहां पर मुख्यमंत्रियों को शपथ लेना है, जिसमें से मणिपुर में एक बार फिर से वहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बीरेन। और उसके बाद अब बारी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है, एक बार फिर से उन्हें सीएम पद के लिए चुना गया है। विधायक दल के नेता वो चुने गए, और उसके बाद अब शपथ ग्रहण समारोह होगा जो कि 23 मार्च को होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं, गृहमंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं, तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे, और यह भी बताया जा रहा है कि उनके साथ 50 मंत्री होंगे जो शपथ ग्रहण करेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं बात अगर करें गोवा की, तो गोवा में एक बार फिर से प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। वो मुख्यमंत्री के पद पर शपथ उनकी होगी। तो साथ ही अब धीरे धीरे इन पांचों राज्यों के उनके मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। उत्तराखंड में चूंकि बहुत ज़्यादा सस्पेंस रहा था, इस वजह से उत्तराखंड हाईलाइट रहा। बार बार ये हो रहा था कि यहाँ पर सस्पेंस कब खत्म होगा, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नामों को लेकर के कयास भी लगाए गए, कई नाम सामने भी आए। ये भी कहा गया कि हो सकता है इस बार कोई महिला कैंडिडेट मुख्यमंत्री हो सकती हैं, जिसमें से रितु खंडूरी का नाम सबसे ऊपर था। तो वहीं अनिल बलूनी का नाम सामने आ रहा था कि इस बार कमान उनको सौंपी जा सकती है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जब खटिमा सीट से उनको हार का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद से ही बीजेपी के पास ये चुनौती हो गई थी कि आखिर मुख्यमंत्री पद किसे दिया जाए। लेकिन एक बार फिर से शीर्ष नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया। उनका कहना है कि जो उनका पिछला कार्यकाल रहा 2021 में, जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, हालांकि 6 महीने का उनका कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन जिस तरीके का नेतृत्व उन्होंने किया, युवाओं को लेकर के उन्होंने बात रखी, महिलाओं को लेकर के बात रखी, और जिस तरीके का उनका नेतृत्व रहा, बीजेपी मानती है कि जो 47 सीटें उत्तराखंड में हासिल की गई हैं वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही जीती गई हैं। और इसी वजह से उनके नेतृत्व को, उनकी कुशलता को देखते हुए एक बार फिर से उनको चुना गया है मुख्यमंत्री, और अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए 5 नामों को दिया गया है, और आपको ये भी बता दें कि ये 5 नामों में से कौन कौन से नाम हैं। क्योंकि देखिए, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग खबरों को प्राथमिकता दी जाती है, कोई किसी खबर को फ्रंट पेज पर जगह देता है तो कोई बैक पे। और इसी के तहत चूंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जी हाँ, हरभजन सिंह को और 5 नाम उम्मीदवारों की सूची घोषित की है। इसमें पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ ही साथ दिल्ली के विधायक और पंजाब की जीत के रणनीतिकार रहे राघव चड्ढा का नाम शामिल है। साथ में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल का नाम शामिल है। तो आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक और उद्योगपति संजीव अरोड़ा का नाम शामिल है। पांचों ने सोमवार को अपना नामांकन भी कर दिया है, और 31 मार्च को मतदान होना है। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि ये 5 चुने जाएंगे राज्यसभा सांसद के तौर पर। और अगर ये चुने जाते हैं तो आपको बता दें कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसदों की संख्या 8 हो जाएगी अगर ये चुने जाते हैं तो।
और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आमतौर पर जो वरिष्ठ सदस्य का सदन माने जाने वाले राज्यसभा में युवाओं की संख्या अब ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें से अगर राघव चड्ढा चुने जाते हैं तो ये सबसे कम उम्र के सदस्य होंगे राज्यसभा के। तो ये राजनीति से जुड़ी जो अहम खबरें हैं उससे आपको रूबरू हम करा रहे हैं। इस पर जो अपडेट्स आएंगे उससे भी हम दिन भर आपको अपडेट करते रहेंगे। वहीं दूसरी खबर की अगर बात कर लें तो कोरोना के टीकाकरण को लेकर के आपको बता दें कि अब 18 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की बात की जा रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें बूस्टर डोज दिया जाएगा और इसके लिए हो सकता है सरकार अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से फिलहाल अभी विचार चल रहा है कि ये जो बूस्टर डोज होगा ये मुफ्त होगा या फिर इसके लिए कुछ चार्ज किया जाएगा, कुछ पैसे चार्ज किए जाएंगे। अभी इस पर मंथन चल रहा है, लेकिन सभी वयस्कों को सतर्कता डोज लगाई जा सकती है क्योंकि अगर कोरोना की बात करें तो देखिए दुनिया के अलग अलग जगहों पर कोरोना की अब चौथी वेव भी नज़र आ रही है। दुनिया के कई देशों में बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र सरकार इस पर विचार कर रही है कि 18 वर्ष से उम्र के लोग जो हैं उनको बूस्टर डोज दिया जाए, सतर्कता डोज दिया जाए और इस पर जो है अभी विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जल्द ही इस पर कोई ना कोई निर्णय ले लिया जाएगा। तो कोरोना से जुड़ी ये खबर। साथ ही चीन की बात कर लेते हैं। कल चीन में एक विमान क्रैश हुआ और बताया जा रहा है कि बोइंग 737 क्रैश हुआ जिसमें 132 लोग सवार थे। हालांकि फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये इन 32 लोगों में से कौन बचा है, किस सबकी क्या हालात हैं, क्योंकि जिस तरीके से हवा में ये विमान उड़ रहा था और अचानक से उसमें आग लग गई और उसके बाद ये विमान जंगलों में जा गिरा और वहां पर जंगलों में भी आग लग गई और फिलहाल रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसको लेकर के भारत में भी निगरानी बढ़ा दी गई है विमानों को लेकर के कि किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। बताया जा रहा है कि पहाड़ पर ये दुर्घटना हुई। चीन का जो विमान था वो क्रैश हुआ। 3225 फीट ऊंचाई पहाड़ी पर यह विमान क्रैश हुआ है। जंगल में विमान के टुकड़े मिले हैं और लोगों का अभी कुछ भी अता पता नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत में भी बोइंग विमान बेड़े को लेकर के अब सतर्कता बढ़ा दी गई है क्योंकि बोइंग 737 को अब अच्छे से जांचा परखा जा रहा है ताकि अगर उसकी उड़ान भरे वो विमान तो किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो। देखिए एक तरीके से ये एक सीख के तौर पर होती है कि एक हादसा हो चुका है, दूसरा ना हो। सतर्कता के रूप में भारत ने भी निगरानी बढ़ा दी है। हादसे में कुल आपको बता रहे हैं कि 132 लोग थे। हालांकि उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और क्या होगा अभी चूंकि रेस्क्यू चल रहा है, जो भी चीज़ें सामने होंगी, जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। वहीं आपको बता दें जो एक खबर बहुत कल सुर्खियों में भी रही है किसानों को लेकर के। जी हाँ, कृषि कानूनों को हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में ही तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द कर दिया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाई गई थी ये जानने के लिए कि जो तीनों कृषि कानून बनाए गए थे आखिर उनमें ऐसी क्या कोई खामियां थी जिसकी वजह से किसान आंदोलन कर रहे थे, जिस वजह से सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा, रद्द करना पड़ा उन तीनों कृषि कानूनों को। इसके लिए जो है बाकायदा एक टीम गठित की गई थी। अब उस टीम ने एक रिपोर्ट पेश की है और देखिए इस रिपोर्ट के आधार पर ये बताया जा रहा है कि कृषि कानून के पक्ष में 85.7% किसान उसके पक्ष में थे, यानी कि कृषि कानून कहीं ना कहीं बहुत बेहतर थी, किसानों को लाभ पहुंचाने वाली थी। लेकिन चूंकि कुछ किसान ऐसे थे, एक धड़ा किसानों का ऐसा था जो लगातार विरोध इसके लिए कर रहा था, जिसकी वजह से बैकफुट पर सरकार को जाना पड़ा। लेकिन अगर कृषि कानूनों के जो बनाए गए थे उसका जब गहन अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि वो लाभकारी थे, किसानों को फायदेमंद थे और जिसकी वजह से 85.7% किसान उस बिल के उस कानून के पक्ष में थे। ये बात उस रिपोर्ट के आधार पर आई। समिति ने सुझाव भी दिया था कि एमएसपी को कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, कृषि उत्पाद और फसलों की खरीद और विवाद सुलझाने के लिए किसान अदालत बनाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्य जो है उन्होंने अब ये रिपोर्ट सार्वजनिक की है जिसमें ये बात सामने आ रही है। हालांकि अभी बीते कल की बात करें तो किसानों की तरफ से एक बार फिर से एमएसपी को लेकर के आंदोलन करने की बात भी की गई है। ये भी कह रहे हैं किसान कि वो
एक बार फिर से जो है आंदोलन करेंगे एमएसपी को कानून बनाने को लेकर के। तो खेती कानून को लेकर के जो एक दूसरा पक्ष था वो भले ही इसका विरोध कर रहा हो, लेकिन ऐसे 61 संगठन थे जो कि इसके साथ थे, इसके पक्ष में थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और ये किसान अब कह रहे हैं कि ये जो भी किया गया वो ठीक नहीं था। तो चलिए, ये जो है तमाम खबरें हैं जिन पर अब आज अपडेट्स जो आते रहेंगे वो हम आप तक शेयर करते रहेंगे, इसलिए आप इंडिया वॉइस देखते रहिए। फिलहाल आज के अखबार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।